पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट सीढ़ियों के पीछे खड़ा सोना और सुधांशु की बातें सुन रहा था। सुधांशु के कमरे में जाने के बाद वो किचन में आ जाता है। सोना किचन में सम्राट के लिए दूध निकाल रही थी कि पीछे से सम्राट जाकर उसे कमर से पकड़ लेता है, जिससे सोना घबरा जाती है। सम्राट सोना के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए कहता है, घबरा क्यों गई? सोना सम्राट की आवाज पर एक राहत की सांस लेती है। सम्राट उसके कमर को अपने बाहों में लपेटते हुए बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम स्कूल में टीचर थी? सम्राट के सवाल पर सोना पलटकर सम्राट को देखते हुए बोली, हम दोनों ने कभी इतनी फुर्सत में बात किया है जो मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी कैसी है? सोना के जवाब पर सम्राट उसे देखते हुए बोला, अब जानना चाहता हूं। सोना सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? सम्राट अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, क्या कर रहा हूं मैं? इस तरह आपका पल भर में प्यार से बात करना और पल भर में गुस्से से बात करना मुझे अंदर तक डराता है। प्लीज आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, खुद को बदलने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। सोना ने शांत स्वभाव में कहा। सम्राट तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सोना अवस्थी, अब मैं तुम्हें यहाँ टोंट या धमकी तो नहीं दे सकता ना। आफ्टर ऑल सास ससुर के सामने अच्छी इंप्रेशन बनानी है। सोना सम्राट की बात पर उसे देखते हुए बोली, क्या आप सच में मीडिया की फोर्स के कारण मुझे लेने आए हैं या फिर अपनी मर्जी से लेने आए हैं? सम्राट सोना की बात पर बोला, अब घर में ही रोटी सब्जी बनी हो तो कोई पड़ोस में खाने क्यों जाएगा? सोना सम्राट की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? सम्राट सोना के पास आकर बोला, अब क्या तुम इतनी बुरी तरीके से इस बात को समझना चाहती हो? तो सुनो, जब मेरे पास खुद की बीवी है तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? सोना उसकी तरफ देखने लगती है कि तभी नीरू जी किचन में आ जाती है और दोनों को साथ में देखकर चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे पानी का जग चाहिए था। नीरू जी की आवाज पर सम्राट उन्हें जग में भरा पानी देते हुए बोला, लेकिन आंटी अंदर आ सकती थी ना, इस तरह से हिचकिचाने की क्या जरूरत है? नीरू ने सम्राट की बात पर उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत खुश हूं बेटा कि तुम हमारे सोना से इतना प्यार करते हो। सम्राट तिरछी नजर से सोना की तरफ देख नीरू को मुस्कुराते हुए कहा, सच में सोना है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। सोना सम्राट की तरफ देखने लगती है तो सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कमरे में चले? सोना सम्राट की बात पर जल्दी से बोली, मुझे कुछ काम है। इस पर नीरू जी सोना की बात को बीच में काटकर बोली, सोना जमाई जी तुम्हें बुला रहे हैं ना, तुम जाओ। तुम्हारा जो काम है मैं पूरा कर दूंगी। सोना ने नीरू जी की बात पर बोली, माँ जो काम है वो मैं पूरा कर लूंगी। सम्राट ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए नीरू जी की तरफ देखता है तो नीरू जी सोना को आंखें दिखाते हुए कहती है, सोना तुम्हारा जो काम है मैं पूरा कर दूंगी, जाओ तुम। सोना नीरू जी की बात पर अपना सिर हाँ में हिला देती है, पानी का बोतल और सम्राट के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। सम्राट जाती हुई सोना को देख नीरू जी से मुस्कुराते हुए बोला, गुड नाइट आंटी जी। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए नीरू जी ने भी उसे गुड नाइट कहती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सम्राट भी सोना के पीछे पीछे कमरे में आ जाता है। सम्राट कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर सोना की तरफ एक नजर देख बिस्तर पर जाकर बैठते हुए बोला, तुम कहाँ सोने वाली हो? सोना बिस्तर की तरफ देखती है और सम्राट से कहती है, मैं नीचे गद्दा बिछा लूंगी। सम्राट अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, नहीं तुम बिस्तर पर सो जाओ। तो सोना हैरानी से बोली, तो क्या आप जमीन पर? तुम बस्तर पर और मैं तुम्हारे ऊपर। सम्राट ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। तो सोना सम्राट की बात पर खिसियानी हंसी के साथ बोली, एक काम करते हैं, मैं बिस्तर के बगल में गद्दा बिछाकर सो जाती हूँ। सम्राट अपनी भौहें उचका देता है, जिस पर सोना जल्दी से दूध और बोतल बिस्तर के पास रखे टेबल पर रखती है और चटाई गद्दा बिछाकर अपने लिए बिस्तर बना लेती है। सोना अपना बिस्तर रेडी कर अपना नाइट सूट लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट अपना लैपटॉप निकालता है और उसमें घुस जाता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। सम्राट कॉल अटेंड करते हुए बोला, हाँ राजीव। दूसरी तरफ से राजीव ने बोला, क्या हाल चाल है? ससुराल में मजा तो आ रहा है ना? सम्राट राजीव की बात पर बोला, अगर तूने बकवास करने के लिए कॉल किया है तो मैं रख रहा हूं। जिस पर राजीव जल्दी से बोला, अरे नहीं सुनो, कशिश मित्तल कल इंडिया आ रहा है। सम्राट राजीव की बात पर बोला, तो क्या एयरपोर्ट पर उसके लिए आरती की थाल लेकर मैं खड़ा रहूंगा? सम्राट को चिढ़ता हुआ देखकर राजीव ने कहा, फाइनेंस के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट हमने उसके साथ साइन किया है जो कि कंपनी डिनाइम के साथ लॉन्च होने वाली है। अगर प्रेजेंटेशन परफेक्ट रहा तो ओबरॉय कंपनी एक बार फिर टॉप 10 में रहेगा। सम्राट राजीव की बात पर बोला, ओबरॉय कंपनी हमेशा से टॉप था और आगे भी रहेगा। मैं प्रेजेंटेशन खुद बनाऊंगा। सी ग्रुप ऑफ कंपनी के सारे बायोडेटा मेल करो। राजीव सम्राट के बात पर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। सोना कमरे में आती है तो सम्राट एक नज़र उसे देखने के बाद कहता है, सुनो क्या यहाँ पर वाईफाई है?
सम्राट के सवाल पर सोना जल्दी से बोली, मेरे कमरे में नहीं लेकिन पास के शॉप से सुधांशु के कमरे में वाईफाई आता है। सम्राट कुछ देर सोना को घूरने के बाद बोला, तो क्या मैं तुम्हारे भाई के कमरे में जाकर अपना काम कंप्लीट करूं? सम्राट की नाराजगी भरी आवाज सुनकर सोना बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं सुधांशु से बात कर लेती हूँ, शायद वह मेरे कमरे में आकर। सम्राट सोना के बात को बीच में काटकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा भाई यहाँ आकर सोएगा और तुम? सोना चिढ़कर बोली, मेरा घर कोई बहुत बड़ा विला नहीं है जहां पर जगह जगह वाईफाई लगी रहेगी, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो मुझे लेने क्यों आए, विराट भैया को भेज दिया होता, मैं चली आती। सम्राट ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल ने कहा था कि मैं अगर तुम्हें लेने नहीं आया तो तुम वापस घर नहीं जाओगी। सोना सम्राट की बात पर बोली, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है जो आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, और बीवी के पीछे पीछे उसके ससुराल तक आ गए। आप कब से किसी की बात मानने लग गए हैं? सम्राट ने सोना को घूरते हुए कहा, मुझसे बहस मत करो। सोना जाकर बिस्तर पर सोते हुए बोली, आप अपना काम देख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर सोना ब्लैंकेट सिर तक ओढ़ लेती है। सम्राट खुन्नस से सोना को देखते हुए धीरे से कहा, चुड़ैल कहीं की। सोना ब्लैंकेट के अंदर से बोली, बहरी नहीं हूं मैं, सुनाई दे रहा है मुझे। जिस पर सम्राट बोलता है, खौलता हुआ तेल ना डाल दूं तुम्हारे कान में ताकि सच में बहरी हो जाओ तुम? सोना ब्लैंकेट को अपने चेहरे से हटाकर बोली, और मैं भी आपको फेविक्विक ना पिला दूं ताकि जुम्बा परमानेंट बंद हो जाए, क्योंकि जब भी खुलेगा कड़वा ही निकलेगा। सम्राट सोना को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है सम्राट ओबरॉय का? सोना अकड़ कर बोली, मैं अपने घर में हूं, मुझे किस बात का डर? सम्राट लैपटॉप बंद करके बिस्तर पर रख देता है और सोना की तरफ आने लगता है। सोना सम्राट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जल्दी से ब्लैंकेट सिर से ऊपर तक ओढ़ लेती है, जिस पर सम्राट उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए कहता है, मुझे ये ब्लैंकेट चाहिए। सोना भी ब्लैंकेट को खींचते हुए बोली, यह आपका कमरा नहीं है, मेरा कमरा है, इसलिए यहाँ की सारी चीजों पर मेरा हक है। सम्राट पूरी ताकत से ब्लैंकेट को खींचकर बोला, ये घर मेरे सास ससुर का है और यह कमरा मेरी बीवी का है, इसलिए मेरी बीवी की सारी चीजों पर मेरा हक है, समझी? सोना घूरकर सम्राट की तरफ देखती है तो सम्राट उसके आंखों के सामने 2 उंगलियां लाते हुए कहता है, आंखें नीचे करो वरना अभी दोनों उंगलियां घुसा दूंगा। सोना मुंह बनाते हुए बिस्तर पर लेट जाती है, धीरे से बुदबुदाती है, खड़ूस राक्षस कहीं का। सम्राट फिर से अपने बिस्तर पर जाते हुए बोला, डायन चुड़ैल कहीं की। सोना गुस्से में सम्राट की तरफ पलट कर देखती है, लेकिन सम्राट को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट सोना की रिएक्शन पर हल्का मुस्कुरा देता है, लाइट ऑफ करके सो जाता है। आधी रात को सोना को महसूस होता है कि कोई उसके कमर को धीरे धीरे सहला रहा है। सोना नींद में ही उस हाथ को हटाते हुए बोली, परेशान मत करो ना। सम्राट सोना को पीछे से गले लगाते हुए बोला, तुम्हें परेशान करने के लिए ही तो यहां आया हूं। मेरी नींद हराम करके तुम कैसे चैन की नींद सो सकती हो सोना अवस्थी? सोना नींद भरी आंखों से सम्राट की तरफ देखती है और हल्का मुस्कुराते हुए नींद में आगे आकर सम्राट के गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को धीरे से चूम लेती है। सम्राट की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वह हैरानी से सोना की तरफ देखने लगता है जो कि फिर से सो चुकी थी। सोना के खुले बाल, उसके वो गुलाबी होठ, लंबी पलकें, चांदनी रात में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस पर क्रीम कलर का नाइट सूट बहुत अच्छा लग रहा था। सोना को गहरी नींद में सोता देखकर सम्राट ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना सिर झटक देता है, उठकर अपने बिस्तर पर चला जाता है और खुद से कहता है, अगर मैं उसके करीब रहा तो मैं उसे रात भर सोने नहीं दूंगा। इतना ख्याल आते ही सम्राट जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह समय के अनुसार सोना की नींद जल्दी खुलती है। वह देखती है कि सम्राट छोटे बच्चे की तरह दुबक कर सो रहा था। ये देखकर सोना के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वह सम्राट को देखते हुए कहती है, सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन उठते ही ज्वालामुखी राक्षस कहीं के। इतना कहते हुए सोना अपना कपड़ा लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद सोना रेडी हो पूजा करती है, नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग आ चुके थे हॉल रूम में, लेकिन सम्राट नहीं आया था। जिस पर सुधांशु सोना से कहता है, दीदी आप नाश्ता लगाओ, मैं जरा जीजा जी को उठाकर आता हूं। सोना ने सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करना और आराम से उठाकर ले आना। सुधांशु कमरे की तरफ जाते हुए बोला, भांजा भांजी को गोद में उठाकर लाने की बात नहीं कर रहा हूं, जीजा जी को लाने की बात कर रहा हूं। उन्हें क्या मैं अपनी गोद में बिठाकर लाऊंगा? इतना कहकर वो सोना के कमरे के अंदर चला जाता है। सोना शेखर जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा ये लड़का बदमाश होता जा रहा है। शेखर सोना की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, इतने दिनों के बाद तो इस घर में ऐसी हंसी खुशी का माहौल बना है। बेटा मजे लेने दो उसे भी, फिर तुम तो चली जाओगी कुछ देर बाद।
सोना शेखर जी की बात पर बोली, नहीं पापा, हम तो यही है ना, जब चाहे तब हमसे मिलने आ जाइएगा या फिर हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। नीरू जी जूस का जार लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, हाँ हाँ, अपने पापा से बात हो गई हो तो जरा अपने पति जी की पसंद का नाश्ता भी लगा दो। सोना नीरू जी की बात पर किचन की तरफ चली जाती है। इधर सुधांशु कमरे में आता है तो देखता है सम्राट बड़े मजे के साथ हल्का मुस्कुराते हुए सो रहा था, जिसे देखकर सुधांशु खुद से कहता है, मेरी बहन की नींद उड़ाकर यहाँ चैन की नींद सो रहा है, जीजा अभी बताता हूँ। इतना सोचते हुए सुधांशु इधर उधर देखता है और फिर जल्दी से अपना फोन निकालकर उसमें एक अलार्म टोन लगा देता है और उसकी वॉल्यूम फुल कर देता है। सम्राट के कान के पास अपना फोन ले जाकर अलार्म टोन प्ले करता है तो जोर जोर से उसमें गाना चलने लगता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अचानक कान में सीधा ऐसे अलार्म बजने से सम्राट हड़बड़ाकर उठ जाता है। इधर उधर देखने लगता है तो सामने सुधांशु हंसते हुए खड़ा था। सम्राट का पारा हाई हो जाता है। उसने सुधांशु पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें जरा सी तमीज नहीं है, अकल क्या घुटने में लेकर पैदा हुए थे। सुधांशु आराम से सम्राट के आगे खड़ा होते हुए बोला, जीजा जी सुबह के 7:30 बज चुके हैं, नाश्ते का वक्त हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपको उठने का जहमत उठाना चाहिए। आखिरकार आपके जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन को और इतने बड़े अंपायर के चेयरमैन को इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता। सम्राट बिस्तर से उठकर सुधांशु के सामने जाकर उसे उंगली दिखाते हुए बोला, सुधांशु अवस्थी, जितना हो सके दूर रहो मुझसे और मेरे मामलों से, अदरवाइज यू मे हैव टू रिपेंट अ लॉट टू फेस द पनिशमेंट ऑफ योर एक्शंस। सुधांशु सम्राट के उंगली को नीचे करते हुए बोला, जरा धीरे, एंड लेट मी टेल यू फॉर योर सेटिस्फैक्शन, सुधांशु अवस्थी कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। सम्राट को सुधांशु का इस तरह से बदतमीजी करना बहुत गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि उसके खुद के भाई ने भी कभी उसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, उससे नजरें मिलाकर भी बात नहीं करता था, और यहाँ सुधांशु नजरें मिलाकर तो क्या ऊंची आवाज में और सीधा सीधा जवाब दे रहा था, तो सम्राट को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। सम्राट अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गहरी सांस लेता है तो सुधांशु सम्राट पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो जरा मेरे माता पिता श्री को अपना चेहरा दर्शन करवा दीजिए और बाहर आने का कष्ट कीजिए। इतना कहकर सुधांशु कमरे से बाहर चला जाता है। सम्राट गुस्से से अपने एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारते हुए बोला, मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर सम्राट टॉवल लेकर बाथरूम चला जाता है। कुछ देर के बाद सम्राट नहा धोकर बाहर आता है तो देखता है उसके कपड़े बिल्कुल फ्रेश तरीके से बिस्तर पर रखे हुए थे, क्योंकि सोना ने पिछले रात उसके कपड़ों को धोकर सुखा दिया था और सुबह इस्त्री करके उसके पहनने के लिए रख दिया था। सम्राट खुद से बुदबुदाते हुए बोला, इन लोगों का सही है, भाई है जो गुस्सा दिलाने से पीछे नहीं हटता, बहन है जो अपने भाई की सारी शरारत पर पर्दा डालने में लगी रहती है, इतना तो मेरा ख्याल नहीं रखती, चुड़ैल कहीं की। जी भरकर सोना को कोसने के बाद सम्राट रेडी हो जाता है। कमरे से बाहर आता है तो किसी नए चेहरे को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। शेखर जी सम्राट को आया हुआ देखकर उसे सामने बैठे शख्स से मिलवाते हुए बोले, बेटा इनसे मिलो, ये है अजीत शर्मा, सोना के काफी अच्छे दोस्त हैं। सम्राट अपने फुल एटीट्यूड में बोला, हेलो, आई एम सम्राट ओबरॉय, सोना का पति। अजीत को सम्राट का व्यक्तित्व काफी डरावना महसूस हो रहा था, फिर भी वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर ओबरॉय, आई एम अजीत शर्मा, सोना जी और मैं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाया करते थे। वो डांस टीचर थी और मैं मैथ का टीचर था। सम्राट अजीत की बात पर मन ही मन बोला, सही है, ये छछूंदर मेरी बीवी का करीबी फ्रेंड था, नॉट बैड। मैं जीत गया। तभी उन लोगों को सुधांशु की आवाज सुनाई देती है जो कि अजीत से कह रहा था, अजीत भाई एक काम करते हैं, अगर आज शाम को आप फ्री है तो मैं दीदी को उनके घर से पिक कर लूंगा और हम लोग मूवी देखने चलेंगे। जीजा जी के पास तो टाइम रहता ही नहीं, उन्हें तो ऑफिस जाना है। सम्राट जब सुधांशु की मूवी प्लानिंग के बारे में सुनता है तब उसके कान खड़े हो जाते हैं और वह बीच में आते हुए कहता है, मेरी बीवी और मैं कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं, इसलिए आज शाम को ही निकलना है। सम्राट की बात पर सोना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। वही सुधांशु सम्राट की बात पर कहता है, लेकिन जीजू आपने अभी तक तो नहीं बताया था कि आप मेरी दीदी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। इतना कहते हुए सुधांशु शकभरी नजरों से सम्राट को देखने लगता है, जिस पर सम्राट चिढ़कर कहता है, मैंने आज शाम का मनाली का टिकट बुक किया है, अगर तुम्हें शक है तो आ जाना एयरपोर्ट ड्रॉप करने। सुधांशु सम्राट की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जरूर आऊंगा। सोना सुधांशु को घूरते हुए बोली, सिद्धू क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें, उन्हें बहुत काम होता है। सम्राट सोना की बात पर बोला, इट्स ओके, मेरा इकलौता साला है, अगर उसकी बातों को निगलने में दिक्कत होगी तो फिर भी मैं पानी डालकर निगल लूंगा। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, और कहीं ठसका लग गया तो
अजीत सुधांशु को देख मुस्कुराते हुए बोला, सुधांशु तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो अपने जीजू को? जिस पर सुधांशु सम्राट पर कटाक्ष करते हुए बोला, असल मायने में जीजा तो आप मेरे बनने वाले थे, लेकिन कोई बीच में आ गया। सम्राट की मुठियां आपस में कस जाती है। शेखर जी सुधांशु को डांटते हुए बोले, सुधांशु तमीज नहीं है बात करने की? कहाँ क्या बात करनी होती है ये पता नहीं। सुधांशु बिना किसी गिल्ट के बोला, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सम्राट अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, अगर मेरी इंसल्ट हो गई हो तो क्या नाश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूं। ये कहते हुए सम्राट की आवाज सोना बेहतर से समझ रही थी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। सोना ने सम्राट को नाश्ता देते हुए कहा, आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं अपने सारे सामान लेकर आती हूं, आपको मीटिंग में भी निकलना होगा। सोना की बात पर सम्राट बिना उसकी तरफ देखे अपना सिर हिला देता है और अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में सोना अपना सामान लेकर आती है और सब लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। नाश्ता पूरा होने के बाद अजीत सोना की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर बोला, अब चले, हमें देरी हो रही है। सोना सम्राट की बात पर अपना सिर हाँ में हिला देती है तो नीरू एक छोटा सा तोहफा सम्राट की तरफ रखते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। सम्राट नीरू जी की तरफ देखते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शेखर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें पता है कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से यह छोटा सा तोहफा रख लीजिए। सम्राट उस बॉक्स को देखते हुए बोला, क्या है इसमें? नीरू उस बॉक्स को खोलती है जिसमें सोने का चैन था, जिसमें भगवान शिव की डमरू और त्रिशूल बना हुआ था। सुधांशु उस चैन को देखकर मुंह बना लेता है। अजीत लॉकेट को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, बहुत खूबसूरत है। सम्राट अजीत की बात पर उसकी तरफ देखता है, तभी नीरू जी सम्राट को झुकने के लिए कहती है तो सम्राट उसके सामने हल्का सा झुक जाता है। नीरू जी उसे चैन पहनाते हुए बोली, पता नहीं ये छोटा सा तोहफा आपको पसंद आया होगा या नहीं। सम्राट सीधा होकर नीरू जी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। किसी तोहफा का मोल उसके आकार या प्राइस से नहीं होता, देने वाले की नीयत और उसका दिल देखा जाता है। सुधांशु सम्राट की बात पर धीरे से बोला, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं और यह शरीफ बनने का नाटक उसके सामने करना चाहिए जो इन्हें नहीं जानता, मुझे कोई पूछे दुष्ट कहीं का। अजीत उसकी बातें सुन रहा था, उसने मुस्कुरा दिया। सम्राट बाहर आता है, सोना की तरफ देखते हुए बोला, मैं कार लेकर आता हूं, तुम यही इंतजार करो। सोना अपना सिर हिला देती है तो सम्राट दूसरी तरफ कार लेने चला जाता है, क्योंकि वहां का एरिया पार्किंग के लिए काफी छोटा था। सुधांशु सम्राट के जाने के बाद सोना के सामने आकर बोला, दीदी मुझे पता है आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद और सबसे जरूरी चीजों को प्यार से सॉल्व करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जहां आपकी इमोशंस की कोई वैल्यू ना हो वहां पर आपको प्यार से पेश आने की जरूरत नहीं है। सोना सुधांशु के चेहरे पर अपना एक हाथ रख मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत समझदार है और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी बहन भी तो समझदार है ना। उस घर के लोगों का दिल जीतने के लिए मुझे गुस्सा नहीं, प्यार की जरूरत है। जिस पर सुधांशु सोना की हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, लेकिन एक बात याद रखिए दीदी, मुझे उन घर वालों पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई हेट ओबरॉयस, मुझे नफरत है उस घर से। सोना सुधांशु की बात पर बोली, सिद्धू हम किसी इंसान को एक बार देखकर उसे जज नहीं कर सकते, उसे समझना और उसके दिल को जानना जरूरी होता है। शेखर जी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, सुधांशु बेटा, सोना उस घर की बहू है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चाहे सिचुएशन जैसे भी हो उसे उसी घर में रहना है, लेकिन हम कुछ गलतियों के लिए रिश्ते को नहीं तोड़ सकते ना। सुधांशु शेखर जी की बात पर बोला, लेकिन जब रिश्ते घुटन देने लगे पापा तो उन रिश्तों को तोड़ देना चाहिए, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं। इतना कहते हुए सुधांशु चुप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो ऐसा हो चुका था, जिस लड़की को उसने इतना चाहा था उस लड़की ने उसकी इंसल्ट की और उसे छोड़ दिया और किसी और के साथ भाग गई। सुधांशु की बात को सुनकर सोना बोली, भूल जाओ सब कुछ। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर सम्राट ओबरॉय और उसकी फैमिली में से किसी ने भी आपको हट करने की कोशिश की तो मैं उनकी इज्जत उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। सोना सुधांशु की बात पर उसके माथे को चूम लेती है, पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी सम्राट वहां कार लेकर आता है। सोना सामान लेकर आगे की सीट में बैठ जाती है और सब लोगों को अपना हाथ दिखाकर बाय कहती है। सम्राट सब लोगों की तरफ देख मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और सोना को लेकर निकल जाता है। गाड़ी के अंदर सम्राट बिना किसी भाव के बस गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सोना भी उससे बात करने का जहमत नहीं उठा रही थी। सम्राट सोना की तरफ देखता है जो कि बाहर की तरफ देख रही थी, जिस पर सम्राट धीरे से बोला, सोना तुम्हें डर लगता है ना अपने भाई के लिए?
सम्राट के सवाल पर सोना उसकी तरफ देखते हुए बोली, हर भाई को अपने परिवार के लिए और अपनी बहन के लिए और हर बहन को अपने परिवार और भाई के लिए डर लगता है जैसे आपको लगता है। सम्राट सोना की बात पर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डर लगता है? सोना कुछ सोचते हुए बोली, अभी तक जो मैंने देखा है आप किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपकी आंखों में सबके लिए एक फिक्र देखी है। सम्राट एक नजर सोना को देखकर बोला, सॉरी। सोना थोड़ी हैरानी के साथ सम्राट को देखते हुए बोली, जी। सम्राट बिना सोना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें सॉरी कहा। सोना मुंह बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सॉरी क्यों कहा? सम्राट स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की इसलिए। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे इस सॉरी को बोलने के लिए आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी हो। सम्राट सोना को घूरते हुए देखा और कहा, अब क्या तुम बाल की खाल निकालने के लिए लगोगी? कहा, ना सॉरी, अब चुपचाप बैठो। सोना सम्राट की इरिटेशन को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है और सम्राट को इग्नोर कर देती है। थोड़ी ही देर में सम्राट की गाड़ी आकर ओबरॉय विला के पार्किंग एरिया में रुकती है। सोना गाड़ी से बाहर आती है, बैग लेकर सम्राट के पीछे पीछे अंदर आ जाती है। अंदर निर्जला जी सोना को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आखिर तुम आ ही गई सोना। सोना ने निर्जला जी के पांव छूते हुए बोली, वो लेने गए थे। रचना और बाकी लोग भी अब तक नीचे हॉलरूम में आ चुके थे। विराट सोना को गले लगाते हुए बोला, वेलकम होम भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया, सिर्फ 2 ही दिनों में आपके हाथों का खाना भी बहुत मिस किया। सम्राट घूरकर विराट की तरफ देखता है और फिर कमरे की तरफ चला जाता है। सोना विराट से अलग होते हुए बोली, हमने भी आपको कितना मिस किया भैया, और हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। विराट सोना की बात पर खुश होते हुए बोला, क्या सच में? कहाँ है हमारा तोहफा? सोना विराट की बात पर बोली, थोड़ी देर में देंगे, तब तक हम आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता बना देते हैं। रचना सोना की बात पर कटाक्ष करते हुए बोली, लंच के टाइम में नाश्ता तुम जैसे लोग करते हैं, हम लोग नहीं। सोना रचना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं लंच ही बना दूंगी। विराट सोना के आगे अपना दोनों हाथ करते हुए बोला, पहले मेरा तोहफा। सोना विराट की जल्दबाजी पर मुस्कुरा देती है और कहती है, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं लेकर आती हूं। इतना कहकर सोना कमरे की तरफ चली जाती है। सोना जब कमरे में आती है तो देखती है सम्राट कुछ ढूंढ रहा था, जिस पर वह कहती है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सम्राट सोना की बात को इग्नोर कर देता है, जिस पर सोना भी कुछ नहीं कहती। सम्राट अभी भी कुछ ढूंढ रहा था। सोना लैपटॉप की तरफ देखती है और एक दराज खोलकर पीले रंग की फाइल सम्राट के सामने करते हुए बोली, शायद आप इसे ढूंढ रहे हैं। सम्राट घूरकर सोना की तरफ देखता है और फाइल को लेते हुए कहा, यह मेरा कमरा है और मेरे चीजों को हाथ मत लगाया करो। सोना सम्राट की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे सपना नहीं आया था, मैंने बस रख दिया था वहां पर। पूछ तो रही थी ना, सीधा सीधा जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो एटीट्यूड झाना है। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, नहीं बताया, अब क्या मेरे सिर पर तांडव करोगी? सोना बैग में से एक बॉक्स निकालते हुए बोली, वो तो आप करते हो जब आपको गुस्सा आता है, मुझ में सूट नहीं करता, राक्षस कहीं के। इतना कहकर सोना जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है, क्योंकि सम्राट उसकी तरफ आ रहा था। सम्राट सोना के जाने के बाद गुस्से से बोला, इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि ये अब मुझे मुंह पर राक्षस कहती है। अब तुम आओ सोना, अवस्थी बहुत गट्स आ गए हैं। इतना कहकर सम्राट फाइल लेकर बैठ जाता है और प्रेजेंटेशन बनाने लगता है, क्योंकि कुछ ही देर में उसे ऑफिस के लिए निकलना था। सोना अपने कमरे से निकलकर विराट के कमरे की तरफ बढ़ जाती है, जो कि अपने कमरे में बैठा पजल सुलझा रहा था। सोना दरवाजे पर खटखटाते हुए बोली, विराट भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विराट सोना की तरफ पलटकर देखता है, उसके हाथ में बॉक्स देखकर खुश होते हुए बोला, आप मेरे लिए जूते लाए हो? सोना अपना सिर हिला देती है और जूता निकालकर विराट के सामने रख देती है, जरा पहनकर दिखाएं कैसा लग रहा है। मुझे आपकी साइज नहीं पता थी, लेकिन सुधांशु ने सजेस्ट किया कि यह शायद आपको आ जाएंगे, चेक कीजिए ना। विराट सोना के बात पर जूते ट्राई करता है, जो कि फैशनेबल थी, क्योंकि विराट ज्यादातर चमक दमक वाले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करता था। वह तो ऑफिस में सम्राट के कारण ही फॉर्मल पहन कर जाता था। जूते को पहनकर कूदते हुए बोला, बहुत अच्छे हैं भाभी, अब तो मैं इसी को ऑफिस पहनकर जाऊंगा। उसके बात पर सोना मुस्कुरा देती है, आप बहुत अच्छे हैं भैया, आप भी बहुत प्यारी हो भाभी, और इतने अच्छे जूते के लिए थैंक यू सो मच। सोना विराट की बात पर मुस्कुरा देती है तो विराट कहता है, मैं आपको बताना भूल गया कि शोभित भाई आ चुके हैं। सोना ने कंफ्यूज होकर पूछा, मुझे नहीं पता, ये कौन है? क्या ये आपके बड़े भाई है? जिस पर विराट ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मुझसे बड़े हैं, लेकिन सम्राट भाई के कार्बन कॉपी है। सोना विराट की बात पर बोली, क्या वो आपके सगे भाई है?
विराट ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, चुड़ैल चाची का बेटा है। सोना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, वैसे आपने कभी बताया नहीं था कि आपके कितने भाई बहन हैं। मुझे इतना तो पता था कि आप और काव्या सम्राट जी के भाई बहन हो। क्या आपके और भी कोई भाई बहन है? हाँ भाभी, सम्राट भाई जुड़वा है। शादी में तो आए थे अमृत भाई, शायद आपने देखा नहीं होगा क्योंकि उसी रात वो अमेरिका चले गए। जिस पर सोना ने पूछा, और क्या आपके ये शोभित भाई अकेले हैं या उनका भी कोई भाई या बहन है? विराट ने कहा, हाँ, उनका भी एक छोटा भाई है जो मुझसे छोटा है, उसका नाम विप्लव है। सोना ने मुंह बनाते हुए कहा, इस घर में तो पूरे लड़के भरे हुए हैं। विराट ने शरारती अंदाज में बोला, क्योंकि हम सभी लड़की लाने वाले हैं ना, इसलिए इस घर में पूरे लड़के भरे हैं। सोना विराट की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और जाते हुए कहती है, शायद अब आपको ऑफिस के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके भाई के मिजाज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह आज ऑफिस में सभी का क्लास लेने वाले हैं। विराट सोना के बात पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसे जो काम दिया गया था उसने वो काम किया ही नहीं है और आज उसे ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है सम्राट से। सोना विराट के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आती है तो देखती है सम्राट अभी भी लैपटॉप में घुसा हुआ है। ये देखकर सोना अब नीचे किचन में चली जाती है और लंच बनाने लगती है। कुछ देर के बाद सम्राट और विराट एक साथ कमरे से बाहर आते हैं। सम्राट जल्दबाजी में वहां से जाने लगता है। इस पर सोना बाहर आते हुए बोली, सुनिए। रचना, जो हॉल रूम में सोफे पर बैठी एप्पल खा रही थी, सोना को घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है क्या? हमेशा उसे जाते हुए पीछे से टोकती हो, जरूरी काम में और शुभ काम में जाते वक्त पीछे से टोका नहीं करते। सोना रचना की गुस्से भरी आवाज से चुप हो जाती है तो सम्राट उसे घूरते हुए बोला, कुछ बोलोगी भी या यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करना है? सोना ने एक टिफिन बॉक्स उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, आपने सुबह ठीक से नाश्ता नहीं किया था तो ये ऑफिस में खा लीजिएगा, बस यही कहना था। ये सुनकर सम्राट को अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि सोना को उसकी फिक्र है, उसने उसके लिए लंच बनाया। पर उसकी सारी खुशी अगले ही पल गायब हो जाती है जब जब सोना दूसरा टिफिन बॉक्स निकालकर विराट के आगे करते हुए बोली, विराट भैया, यह आपके लिए। फिर एक छोटा सा टिफिन बॉक्स और बढ़ाते हुए बोली, और यह राजीव भैया को दे देना। सम्राट को अब काफी जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि सोना का अटेंशन सिर्फ उसे छोड़कर सभी को मिलता था, इसलिए वह इरिटेट होकर कहता है, मेरे ऑफिस में कैंटीन खोल लो, सभी को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना, पूरा कर लेना। अब आगे देखिए शोभित और सोना की मुलाकात कैसे होगी। शोभित का नेचर कैसे होगा सोना के लिए? क्या सोना अपने प्यार से सम्राट की जिंदगी में खुशियां भर देगी और सम्राट का ये धीरे धीरे पजेसिव नेचर किस हद तक जाएगा? ये सब जानने के लिए बने रहे।